हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत आईक्यू में। तो हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 10 मई। इस लेक्चर के संबंध में कोई भी अगर डाउट्स और क्वेरी होती हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या आप टेलीग्राम पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप जो भी आपकी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर में बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है राजस्थान के लिए स्पेशली। आज से लॉकडाउन लगा दिया गया, राजस्थान के अंदर सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है और ये लॉकडाउन 24 मई तक रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डिटेल कुछ बताई गई है कि किस किस चीज़ों को यहाँ पे इन्होंने अलाउ किया है और कितनी परसेंटेज में यहाँ पे अलाउ किया है, कितनी चीज़ों को अलाउ किया है, कितनी परसेंटेज में अलाउ किया है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अननेसेसरी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप इनके बारे में अवेयर नहीं है। तो ये अभी राजस्थान सरकार के द्वारा लगाया गया है, यानी कि आज सोमवार के दिन से। इसके अलावा दूसरी न्यूज़ है यहाँ पे कोविड-19 के संबंध में ही WHO ने एक वार्निंग दी है कि B1.617 ये एक बेहद खतरनाक वेरिएंट है जो कि वैक्सीन की जो सुरक्षा है उसमें भी सेंध लगा सकता है। ऐसी बात बताई गई WHO के द्वारा। ये एक वेरिएंट है कोरोना वायरस का B1.617, ये वेरिएंट है जो कि खतरनाक हो सकता है। यहाँ पे ये मुंबई की तस्वीर दिखाई गई है सब्जी मंडी की, आप देख सकते हैं किस कदर भीड़ यहाँ पे उमड़ी है। तो ये कितनी घातक हो सकती है इन लोगों के लिए और ये जिन लोगों से जाकर के फिर मिलेंगे उन लोगों के लिए भी। तो ऐसी पिक्चर नहीं आनी चाहिए, लोगों को इसके लिए सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार से नई नई चीज़ें, नए नए वेरिएंट निकल करके आ रहे हैं। तो आप पूरी सतर्कता, सावधानी ज़रूर रखिएगा। वैक्सीन अगर आपने लगवा ली है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 18+ हैं और नहीं लगवाई है तो आप जल्दी से वैक्सीन भी लगवा लीजिए, क्योंकि बेहद कारगर साबित होगी ये वैक्सीन। तो इसीलिए ज़रूरी हो जाती है और अपने परिवार का सुरक्षा का ध्यान जरूर रखिएगा आप लोग। ये यहाँ पे दूसरी न्यूज़ है, हिंद महासागर में चीन का एक रॉकेट है जो कि जाकर के गिरा है अभी। तो बात की जा रही है हिंद महासागर की, यानी कहीं ना कहीं भारत भी हिंद महासागर का एक मेजर प्लेयर है, हिंद महासागर का ही पार्ट है जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है। तो इसीलिए जिक्र होता है कि हिंद महासागर में चीन के द्वारा इस प्रकार की कोई एक्टिविटी करना और वहाँ पे उसका फिर डेब्रिस जा करके गिरना। तो इसका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग मार्च 5। इसका नाम है लॉन्ग मार्च 5 और इसको चैंग जेंग 5 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक व्हीकल है जिसके द्वारा चीन ने अपना कोई सैटेलाइट स्पेस में भेजा होगा। तो ये लॉन्ग मार्च 5 और चैंग जेंग 5 याद रखिएगा, दोनों एक ही नाम है। ये नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। लॉन्चिंग व्हीकल है ये मैं आपको बता चुका हूँ और चाइना देश का है ये, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है कि जब भी आप कोई सैटेलाइट ऊपर भेजते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई व्हीकल चाहिए होता है। तो व्हीकल इसको लेकर के जाता है और ये जो सैटेलाइट है जब जहाँ पे भी टारगेट किया गया है ये पहुँच जाता है तो इस व्हीकल का काम हो जाता है ख़त्म। अब ये जो व्हीकल है ये स्पेस में टकराता है काफ़ी सारा, यहाँ पे भी इसका मतलब क्षय हो जाता है, मतलब कि ये काफ़ी सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है उसके अंदर भी, स्पेस के अंदर। और जो कुछ बाकी हिस्सा होता है इसका वो फिर समुद्र के अंदर, लैंड के अंदर, पृथ्वी पे आकर के गिरता है। तो इसको हम बोलते हैं स्पेस डेब्रिस भी बोलते हैं हम। जो स्पेस के अंदर हमने जो भी ऑब्जेक्ट भेजे हुए हैं, जो भी चीज़ें भेजी हुई हैं, फिर वो वापस जब पृथ्वी पे आती हैं तो यहाँ पे एक डेब्रिस जैसा क्रिएट कर देती हैं समुद्र के अंदर, धरती के ऊपर, लैंड के ऊपर। तो ये चीज़ें होती हैं, इसको लेकर के चर्चा में रहा है। ये हिंद महासागर में जो चीन का रॉकेट है वो अभी आकर के गिरा है, तो इसके संबंध में आपको पता होना चाहिए, इसका नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये बात की जा रही है असम इलेक्शन की। तो असम के अंदर हिमंत बिस्वा अभी असम के नए सीएम होंगे। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनका पूरा नाम है हिमंत बिस्वा शर्मा। ये असम के नए सीएम होंगे। बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ पे फॉर्म हो रही है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मुझे बताइए आप कि असम के राज्यपाल का नाम क्या है, जो वर्तमान में राज्यपाल है वहाँ पे, उनका नाम क्या है, और अभी हाल ही में किन किन राज्यों के अंदर चुनाव संपादित कराए गए चुनाव आयोग के द्वारा, उन राज्यों के नाम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इलेक्शंस जहाँ भी अभी करवाए गए हैं। ये बात की जा रही है बेहद ही इंपॉर्टेंट, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम राजस्थान के अंदर जो अध्यापक जो बनने के लिए एक परीक्षा देनी होती है, इसका नाम है रीट। तो अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट, ये एक बार फिर से टाल दी गई है कोविड-19 के कारण। अब यह परीक्षा 20 जून को जो होने वाली थी, अभी इसकी डेट डिसाइड नहीं की गई है, लेकिन अब यह बता दिया गया है शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, गोविंद सिंह डोटासरा जी जो हैं, कि यह परीक्षा 20 जून को आयोजित नहीं होगी। तो इसकी जो डेट्स हैं
वो बाद में आपको बता दी जाएंगी, परंतु अब यह 20 जून को नहीं हो रही है, तो इसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। ये बात की जा रही है, एक एडिटोरियल है यहाँ पे, कारोबारी नहीं मानवीय दृष्टिकोण की ज़रूरत है। तो ये क्या बात की जा रही है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ एक बेसिक जो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है। एडिटोरियल के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा है। तो यहाँ बात की जा रही है WTO की इस एडिटोरियल के अंदर। तो WTO का बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले बना था गाट बना था 1948 में, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका ये पूरा नाम था। तो 1948 में बना था गाट। उसके बाद WTO 1995 बना, ये मराकेश समझौता के तहत बनाया गया WTO को 1995 में। इसके सदस्य देश हैं 164 और इसका मुख्यालय है जिनेवा के अंदर। अच्छा, आप मुझे WTO के हेड का नाम बताइए। मैं भी रिसेंटली आपको बता के चुका हूँ अपने लेक्चर में, आई थिंक कल या परसों के लेक्चर में बताया होगा मैंने आपको। तो WTO के हेड कौन है, उनका नाम मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, उनका नाम क्या है। तो इस एडिटोरियल में बात की जा रही है ट्रिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एक समझौता है। तो ये होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या होते हैं ये IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है आज के वर्तमान समय में कि आप जब भी कोई इनोवेशन करते हैं, आप जब भी कोई नई चीज़ बना करके लेके आते हो, तो आपको एक राइट मिलता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जिसे हम बोलते हैं। तो ट्रिप्स उसी को लेकर के एक इंटरनेशनल लेवल पर समझौता है कि आप जो भी इन्वेंशन करते हैं, आप जो भी इनोवेशन करते हैं, तो आपको एक उसका राइट मिलता है कि आप उससे कुछ पैसा भी कमाएंगे, क्योंकि आपने इतने अच्छे अपने इनपुट लगाए हैं, इतना अच्छा आपने प्रयास किया है उस चीज़ को डेवलप करने के लिए, उसको खोजने के लिए। तो ये ट्रिप्स के तहत अभी क्या बात चल रही है, बात चल रही है कोविड वैक्सीन को लेकर के। तो यहाँ पे विकासशील देश जो भी हैं, जैसे कि भारत और दक्षिण अफ्रीका की स्पेशली बात की गई है यहाँ पे, तो ये लोग WTO से बोल रहे हैं कि वैक्सीन को पेटेंट नियमों में छूट देने का प्रस्ताव इन देशों ने रखा है। पेटेंट, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पेटेंट भारत में कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, यानी कितने वर्षों के लिए पेटेंट दिया जाता है, ये मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो पेटेंट के नियमों में छूट देने की बात कर रहे हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका WTO के फॉर्म पे। इससे होगा क्या, यदि ये पेटेंट के नियमों में छूट दे दी जाती है तो विकसित देश वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला साझा कर सकते हैं विकासशील देशों के साथ में। यानी कि भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे दक्षिण अफ्रीका देश हैं प्लस अफ्रीका के कई सारे देश हैं, तो वहाँ पे वैक्सीन आसानी से लोगों के पास पहुंचाई जा सकेगी। अगर ऐसा हो जाता है, पेटेंट के नियमों में छूट यदि दी जाती है, तो भारत और ऐसे अन्य विकासशील जो देश हैं वहाँ पे ये फॉर्मूला दे करके जल्द से जल्द बहुत अधिक मात्रा में वैक्सीन की सप्लाई बढ़ जाएगी और अधिक से अधिक लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई जा सकेगी। लेकिन कुछ देश इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसी कोई चीज़ है, जिन देशों ने, जिन कंपनियों, जिन लोगों ने इनको डेवलप किया है इस वैक्सीन को, तो उनको भी इसका कुछ ना कुछ अधिकार मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इसीलिए बात की गई है कि कारोबारी नहीं मानवीय दृष्टिकोण की जरूरत है। यानी कि कॉमर्शियल आप एक एंगल से मत देखिए अभी इसे, ये ह्यूमैनिटी का एक बड़ा एंगल आ जाता है अभी, क्योंकि दुनिया के सामने एक पेंडेमिक बना हुआ पड़ा है अभी कोविड-19, तो उसके चलते इस प्रकार के नियमों में छूट देनी चाहिए। ये अभी बात की जा रही है इस एडिटोरियल के अंदर। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये एक साक्षात्कार है यहाँ पे डॉक्टर मार्क फेनबर्ग का। ये प्रेसिडेंट और CEO हैं इंटरनेशनल संगठन IAVI के। तो यहाँ पे ये क्या बात कर रहे हैं, कोरोना टीके ने दूसरी बीमारियों के टीकों के लिए उम्मीद बढ़ाई है। तो स्पेशली ये बात कर रहे हैं यहाँ पे TB की। तो इनका कहना है कि जब दुनिया ये जो कोविड-19 है इससे जब उभर के आएगी, यानी कि इससे निजात पालेगी, जब वैक्सीनेशन हो जाएगा और इस बीमारी से लोग जो भी ग्रसित हैं, इस बीमारी से हम मुक्ति मिल जाएगी हमको कोविड-19 से, तो हमारे सामने कुछ और चैलेंजेस निकल के आएंगे, जिसमें इन्होंने बात की है TB की। तो TB एक बड़ा चैलेंज निकल के आ सकता है, तो उसके लिए भी फिर वैक्सीन डेवलपमेंट करने की इन्होंने बात की है कि ये एक नया चैलेंज होगा, नई पॉसिबिलिटी होगी ये, कि हम कैसे फिर उन बीमारियों के लिए भी वैक्सीन का निर्माण करें जल्द से जल्द और बहुत सारे लोगों तक उस वैक्सीन को पहुँचाएँ। तो ये बात कर रहे हैं TB की स्पेशली। अब आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो टारगेट है TB को खत्म करने का, ये आपको जरूर पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। तो 2025 है भारत का टारगेट, कि भारत चाहता है कि भारत के अंदर TB को खत्म कर दिया जाए 2025 तक। आप मुझे बताइए कि TB बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
एक और एडिटोरियल है यहाँ पे, ये बात की जा रही है साउथ चाइना सी की। तो खतरे का अंदेशा है, दक्षिण चीन सागर पर बीजिंग का दावा। तो ये दक्षिण चीन सागर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ पहलू उन पर नज़र भी डाल देते हैं, छोटा सा है ये। तो साउथ चाइना सी एक बड़ा एरिया है। यहाँ पे चीन अपना दावा प्रस्तुत करता है कि ये जो पूरा का पूरा दक्षिण चीन सागर है ये चाइना का हिस्सा है। तो यहाँ पे इसको लेकर के डिस्प्यूट रहता है। इसका रीज़न क्या है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इकोनॉमिक ये एरिया है, पूरा का पूरा ये इकोनॉमिक सेक्टर आप बोल सकते हो। यहाँ बताया गया है कि $5 ट्रिलियन का इंटरनेशनल ट्रेड होता है इसके थ्रू, यानी कि इतना बिजीएस्ट रूट है दक्षिण चीन सागर जिसके द्वारा $5 ट्रिलियन का इंटरनेशनल व्यापार होता है। मतलब आप समझ सकते हो अभी भारत की इकोनॉमी भी $5 ट्रिलियन की नहीं हुई है जितना कि ये दक्षिण चीन सागर से व्यापार होता है पूरा इंटरनेशनल लेवल पर $5 ट्रिलियन का। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दक्षिण चीन सागर, और इसीलिए चाइना इस पर बार बार क्लेम करता है कि ये मेरा एरिया है। एक और वर्ड आपने सुना होगा 9 डैश लाइन, ये एक इनविजिबल लाइन है। इस प्रकार से डैश जो चाइना के द्वारा बताया गया है कि ये जो पार्ट है ऐसे 9 डैश करके कि ये चाइना का भाग है जो दक्षिण चीन सागर है, तो इसको 9 डैश लाइन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको कोई डैश दिखाई नहीं देंगे, बस केवल एक आभासी लाइन है जो कि बताई गई है चाइना के द्वारा। तो यहाँ पे दक्षिण पूर्वी देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साउथ चाइना सी। तो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट, काफ़ी ज़्यादा विवाद चलता रहता है, तो इसीलिए ये चर्चा में रहता है साउथ चाइना सी। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए कि क्या क्या न्यूज़ चलती हैं और क्या इशू है दक्षिण चीन सागर का। यहाँ बात की गई है आर्यभट्ट और पृथ्वी का घूर्णन की। तो ये बात क्या की गई है यहाँ पे कि आर्यभट्ट और पृथ्वी के घूर्णन के बारे में ये बताया गया है कि आर्यभट्ट ने 1500 साल पहले ही बता दिया था कि जो सूरज के चारों ओर हमारे ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो सिद्धांत 500 साल पहले कोपरनिकस के द्वारा दिया गया उस सिद्धांत को दुनिया के अंदर मान्यता दी गई, लेकिन आर्यभट्ट के सिद्धांत को मान्यता नहीं दी गई थी। तो उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है कि आर्यभट्ट क्या, इसके आर्यभट्ट का कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे योगदान रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि भारत के अंदर जो पहली सैटेलाइट थी वो भी आर्यभट्ट के नाम से ही लॉन्च की गई थी। अब मुझे बताइए किस ईयर में लॉन्च की गई थी वो सैटेलाइट, इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये बात की गई है कॉफ़ी के बारे में, तो बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में घट गया है कॉफ़ी का उत्पादन क्योंकि इसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है प्रॉपर। तो कॉफ़ी के बारे में आप मुझे बताइए कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस राज्य के अंदर होती है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कॉफ़ी की 2 किस्में जो कि भारत के अंदर उत्पादित की जाती हैं, इनका नाम है अरेबिका और रोबस्टा। अरेबिका और रोबस्टा कॉफ़ी की 2 किस्में, ये आपको पता होना चाहिए, पूछी जाती हैं एग्जाम में, कई बार पूछी गई हैं ये। तो रोबस्टा और अरेबिका कॉफ़ी की 2 किस्में हैं जो कि भारत के अंदर उत्पादित की जाती हैं। तो मुझे बताइए कि भारत के अंदर किस राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है और दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किस देश के अंदर होता है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये बात की जा रही है शपथ ग्रहण आज होगा, ममता बनर्जी का शपथ ग्रहण मंत्रिमंडल का होगा, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर टीएमसी की, तृणमूल कांग्रेस पार्टी है इसका नाम। तो ये इनकी अभी सरकार बन गई है पश्चिम बंगाल के अंदर, जिसे हेड कर रही है यानी कि सीएम है ममता बनर्जी जी। तो तीसरी बार सीएम बनी है ममता बनर्जी, इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके बारे में जानना। और टीएमसी पार्टी की है, टीएमसी एक नेशनल लेवल की पार्टी है अभी, तो उसकी सीएम है ममता बनर्जी और आज अपने मंत्रिमंडल में शपथ दिलवाएंगी मंत्रियों को। तो ये चर्चा यहाँ पे की गई है इसके अंदर, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। वेस्ट बंगाल इलेक्शन अभी होके चुके हैं, तो मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि कौन कौन से राज्यों में फिलहाल हाल ही में चुनाव होके चुके हैं, तो उस प्रश्न का आंसर मुझे जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।